विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं बीएससी प्रथम वर्ष का माइनर केमिस्ट्री का पहला पेपर जिसका नाम है फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी आधारभूत कार्बनिक रसायन की यूनिट नंबर 4 यानी इकाई 4 का जो नाम है स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है वो है यूनिट नंबर 4 जिसकी इकाई हम बात करेंगे। जिसका आठवां पार्ट का वीडियो लेक्चर देखेंगे और ये स्टीरियोकेमिस्ट्री की आपकी यूनिट है। इसमें हम देखेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन, सोहार्स प्रोजेक्शन, फ्लाइंग विज फार्मूला और फिशर प्रोजेक्शन। इन चारों टॉपिक्स को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, देर ना करते हुए इस पूरे वीडियो को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। इससे पहले 7 वीडियो लेक्चर आप जाकर इस यूनिट के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सातों वीडियो लेक्चर वहां पर हमने अपलोड कर रखे। इसके अलावा भी जो अलग अलग यूनिट है यानी यूनिट नंबर 2, 3, 4 जो भी है उन सब के वीडियो लेक्चर भी आपको वहां पर अवेलेबल होंगे। विद्यार्थियों, यदि आप इनका पीडीएफ नोट्स के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक लिंक दे रखी है। वो लिंक है आपके अपने मोबाइल एप्लीकेशन की जिसका नाम है स्पीड लर्न। उस स्पीड लर्न मोबाइल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए आपके मोबाइल में और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखिए। मात्र 51 रुपए दीजिए और मात्र 51 रुपए में आपको 5 यूनिट के नोट्स वहां पर अवेलेबल होंगे। तो देर ना करते हुए इन चारों टॉपिक को हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। विद्यार्थियों, हम चलते हैं यहां पर सबसे पहले न्यूमैन प्रोजेक्शन की बात करते हैं। न्यूमैन प्रोजेक्शन, सोहार्स प्रोजेक्शन, फ्लाइंग विद फार्मूला और फिशर प्रोजेक्शन, इन चारों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इन चारों के बारे में यहां पर एक आपको स्ट्रक्चर या हम कह सकते हैं 4 अलग अलग हमने स्ट्रक्चर बता रखे। इससे आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये होता क्या है। इसमें हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको। तो विद्यार्थियों, यहां पर हम देखते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं फ्लाइंग विच फार्मूला। तो फ्लाइंग विच फार्मूले का जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपको यहां पर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। हमने यहां पर जो इमेज आपको दे रखी है वो इमेज है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 की इमेज है। और इस CH3 सिंगल बॉन्ड को CH3 को यदि हमें इस तरीके से उसका मतलब फ्रंट साइड और बैक साइड से रिप्रेजेंट करना है तो वहां पर इस्तेमाल होगा फ्लाइंग विच फार्मूला। सोहर्स फार्मूला का इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन के जरिए उसको शो किया जाता है। और न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूले में एक कार्बन को सर्कल माना जाता है और दूसरे कार्बन को हम डॉट मानकर उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में हम क्या करते हैं, उसका डी और एल फॉर्म के जरिए उसको समझाया जाता है। तो इस तरीके से 4 अलग अलग प्रोजेक्शंस होते हैं जो भी हमने यहां पर देखे हैं। अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करने के लिए ले चलते हैं आपको न्यूमैन प्रक्षेपण यानी न्यूमैन प्रोजेक्शन, उसके बाद सोहार्स प्रोजेक्शन, फ्लाइंग विच सूत्र या वेज डिस नोटिफिकेशन और फीचर प्रक्षेपण कार्बनिक रसायन विज्ञान के अणुओं की त्रिआयामी यानी 3D संरचनाओं को दर्शाने का एक तरीका है, एक वे है। तो हम यहां कह सकते हैं कि यह मुख्य रूप से त्रिविम रसायन यानी स्टीरियोकेमिस्ट्री के अध्ययन में उपयोग किए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन की, न्यूमैन प्रक्षेपण की। न्यूमैन प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्शन में एक कार्बन कार्बन एकल बंधन यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से सीधे उसके सामने देखा जा सकता है। मतलब इन द न्यूमैन प्रोजेक्शन अ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज व्यूड फ्रॉम द डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ इट, मतलब उसको सामने से हम देखते हैं। इसके अग्रभाग यानी फ्रंट कार्बन को हम एक बिंदु यानी डॉटेड लाइन से और बैक कार्बन को हम एक वृत्त से दिखाते हैं। with the front carbon represented by a dot and the back carbon represented by a circle। और उनसे जुड़े हुए समूह को सापेक्ष स्थिति यानी रिलेटिव पोजीशन और घूर्णन को समझाना आसान हो जाता है। मेकिंग इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड द रिलेटिव पोजीशन एंड द रोटेशन ऑफ द ग्रुप्स अटैच्ड टू देम। यह स्वरूपण विशेषण यानी कन्फर्मेशन एनालिसिस और त्रिविम रसायन को समझने के लिए बहुत उपयोगी है। It is very useful for the understanding conformational analysis and the stereochemistry। यदि हम फ्रंट कार्बन की बात करें, अग्र कार्बन की बात करें तो ये एक बिंदु यानी डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है और इससे जुड़े समूह यानी एटम्स और ग्रुप इस बिंदु से निकलने वाली रेखाओं पर रिप्रेजेंट करते हैं। पश्च कार्बन यानी बैक कार्बन ये एक सर्कल की तरह इसको रिप्रेजेंट करते हैं यानी एक गोले की तरह रिप्रेजेंट करते हैं और इससे जुड़े समूह एक वृत्त के अंदर होते हैं। अब डायहेड्रल एंगल क्या होता है, तो ये सामने और पीछे के समूह के बीच का एक एंगल होता है यानी कि कोण होता है जो अणु के रोटेशन यानी उसके घूर्णन के आधार पर बदलता है। हम यहां पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो हमें आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यहां पर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हम
आपको क्या बता रहे हैं। तो विद्यार्थियों यहां पर आप देखेंगे कि हमने कहा कि हमने एक कार्बन को यहां पर डॉट मान लिया और दूसरे बैक कार्बन को हमने एक सर्कल मान लिया। तो फ्रंट कार्बन को हमने डॉट मान लिया और बैक कार्बन को हमने सर्कल मान लिया, और सर्कल से भी 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और इस डॉट से भी 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। और जब हम इसको रोटेट करते हैं 60 डिग्री से, यानी कि डायहेड्रल एंगल इसका कितना है 60, तो यहां पर हमने नाम दे रखा इसका स्टेगर्ड फॉर्म, जिसकी एनर्जी बहुत कम होती है, लोअर एनर्जी होती है। इससे हम इसको इक्लिप्स्ड फॉर्म यानी हायर एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। न्यूमैन का प्रक्षेपण महत्व, न्यूमैन प्रोजेक्शन इंपॉर्टेंस, कन्फर्मेशंस का अध्ययन, यह ग्रहणित यानी इक्लिप्स्ड और विस्थापित यानी स्टगर्ड स्वरूपों को स्पष्ट रूप से दिखाता है, जैसे एथेन और ब्यूटेन के अंदर। आगे देखिए त्रिविम रसायन के अंदर बात करें तो अणुओं की 3D ज्योमेट्री को समझाने में मदद करता है। क्या करता है? 3D ज्योमेट्री को समझाने में मदद करता है। बात करते हैं स्ट्रेन की, तनाव की, तो यह समूह के बीच स्टैटिक और मरोड़ यानी टॉरेंशियल स्ट्रेंथ को समझाने में मदद करता है, जो अणु की ऊर्जा को इफेक्ट करता है यानी कि प्रभावित करता है। जैसे हम यहां कह रहे स्टगर्ड कन्फर्मेशन, कमरे के ताप पर यदि हम इसको रख दें तो रैपिडली रोटेशन होता है और स्टगर्ड से इक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देखोगे ये फॉर्म उस फॉर्म में इजीली आसानी से कन्वर्ट हो सकता है, और ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका यहां पर होता है। आगे चलते हैं, जिसका नाम है सोहार्स प्रोजेक्शन यानी सोहार्स प्रक्षेपण। अब सोहार्स प्रोजेक्शन या सोहार्स प्रक्षेपण क्या होता है? तो विद्यार्थियों सोहार प्रक्षेपण कार्बनिक रसायन विज्ञान में एक अणु विशेषकर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले अणु जैसे कि एथेन ब्यूटेन को 3D में भी दर्शाने का एक तरीका है। जैसे कि हम कह रहे द सोहार्स प्रोजेक्शन इज द मेथड टू रिप्रेजेंट अ मॉलिक्यूल इन 3D in organic chemistry, especially molecules with the carbon-carbon single bond such as ethane, butane, etc. जिसमें अणु को एक तिरछे कोण से देखा जाता है, जिससे वह बड़ई के घोड़े जैसा दिखता है और कन्फर्मेशन वहां पर प्रतीत होता है। द मॉलिक्यूल्स इज व्यूड फ्रॉम द ओब्लिक्यूस एंगल मेकिंग द रिसेंबल द कारपेंटर सोहार्सम, जैसे इक्लिप्स और स्टगर्ड अवस्थाओं को समझने में मदद करता है, जहां सामने और पीछे के कार्बन यानी कि फ्रंट और बैक कार्बन परमाणुओं को एक तिरछी रेखा यानी कि हम कह सकते हैं वहां पर एक तिरछी रेखा के द्वारा हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और उनसे जुड़े समूह को 120 डिग्री पर उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, दर्शाया जाता है। इसकी विशेषता क्या है? तो अणु को इस तरह देखा जाता है कि कार्बन कार्बन बंध तिरछा दिखाई दे और 3D संरचना का एक बेहतर अंदाज वहां पर प्रेजेंट हो। जैसे हमें यह सोर्स फार्मूला, तो एक हमारा सोर्स फार्मूले को रिप्रेजेंट करने का यहां पर एक तरीका, उसी को CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एथेन को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। 2 कार्बन परमाणुओं को एक लंबी तिरछी रेखा से जोड़ा जाता है। हम यहां पर कह रहे हैं ना कि 2 कार्बन परमाणु, पहला कार्बन परमाणु यहां पर है, दूसरा है, तो इन दोनों को हम एक तिरछी रेखा से जोड़ देते हैं। सामने वाला कार्बन रेखा यानी फ्रंट वाला कार्बन नीचे की तरफ आता है और बैक वाला कार्बन जो ऊपर की तरफ यहां पर रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे चलते हैं, प्रत्येक कार्बन से जुड़े 3 समूह हाइड्रोजन को 120 डिग्री के एंगल पर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखना कितने पर? 120 डिग्री के एंगल पर उसको हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर आप देखोगे जैसे इक्लिप्स फॉर्म में ये देखा हमने कि हमने यहां पर इक्लिप्स फॉर्म में ये यहां पर रिप्रेजेंट कर रखा है। तो इक्लिप्स इथेन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और स्टगर्ड इथेन को भी इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो कार्बन है, दूसरा वाला कार्बन, यह कौन सा कार्बन है? C2 कार्बन यानी कि बैक कार्बन है, और ये पहला वाला कार्बन जो होगा फ्रंट कार्बन होगा, और इन दोनों कार्बन को एक तिरछी रेखा के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका यूजेस क्या है? यह अणु के कन्फर्मेशन यानी स्वरूपों को समझने में मदद करता है, जो इक्लिप्स और स्टगर्ड अवस्थाएं को के द्वारा दर्शाता है। यह परमाणुओं के बीच की दूरी और स्टेरिक हिंड्रेंस को स्पष्ट करता है, जो आणविक स्थिरता और अभिक्रियाशीलता को भी प्रभावित करता है। एग्जाम्पल देखें हम लोग एथेन का, तो एथेन का इक्लिप्स फॉर्म क्या होता है? सभी जुड़े हुए समूह हाइड्रोजन परमाणु के एक दूसरे के सामने होते हैं, और यदि स्टगर्ड फॉर्म में देखें तो एक दूसरे के पीछे की तरफ होते हैं, जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं। यहां पर देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा, सोर्स रिप्रेजेंटेशन है इक्लिप्स फॉर्म का, और न्यूमैन का इक्लिप्स ये रहा, फिर स्टगर्ड का ये फॉर्म हो गया, और ये स्टगर्ड का हो गया। तो ये सोहार्स है और ये क्या है? ये हमारा न्यूमैन है। तो सोहार्स और न्यूमैन को हमने 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया। किस तरीके से रिप्रेजेंट किया यहां पर? तो विद्यार्थियों हमने यहां पर रिप्रेजेंट किया, एक तो यहां पर
इक्लिप्स फॉर्म और एक स्टगर्ड फॉर्म। तो इक्लिप्स फॉर्म और स्टगर्ड फॉर्म को हमने सोहार्स और न्यूमैन प्रोजेक्शन दोनों के द्वारा उसको हमने समझाया। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद चलते हैं तीसरा, फ्लाइंग वेज फार्मूला या वेज डैश नोटेशन। फ्लाइंग वेज सूत्र या वेज डैश नोटेशन कार्बनिक अणु विशेषकर कायरल अणुओं का एक 3D संरचना को पेपर पर लिखने का एक तरीका या दर्शाने का एक तरीका होता है, जिसमें ठोस वेज अणु तल के बाहर आने वाले बंध को डैश, तल के पीछे जाने वाले बंध को सामान्य रेखाओं को के द्वारा स्थिति पर दिखाई देता है, जिससे 3D स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे और इसके जरिए RS नोटेशन को आसानी से समझा जा सकता है। देखिए यहां पर हम समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा कार्बन है। अब इस कार्बन को देखोगे तो ये वाला जो कार्बन आपको सॉलिड लाइन दिखाई दे रही है, ये बॉन्ड टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, ठीक है ना। और ये जो डॉटेड लाइन है, ये बॉन्ड अवेस ऑब्जर्वर, और ये बॉन्ड द प्लेन पेपर, और ये जो दो लाइन आपको प्लेन दिखाई है प्लेन पेपर पर होती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो है टूवर्ड और ये क्या है अवे, दोनों को की तरह रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई देता है। तो एक बॉन्ड को हम लोग सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, एक बॉन्ड को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और दो जो बॉन्ड होंगे वो प्लेन लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाएंगे। ठोस वेज दर्शक की ओर आते हुए बंद यानी कागज के तल के ऊपर होता है, बॉन्ड मूविंग टुवर्ड्स द व्यूअर्स। डैश दर्शक से दूर जाते हुए बंद यानी बॉन्ड मूविंग अवे फ्रॉम द व्यूअर्स। नॉर्मल लाइन कागज के तल में स्थित बंद होता है, जो नॉर्मल लाइन होती है वो पेपर पर होती है। उपयोग यह सूत्र 3D स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करने के काम में आता है। इसके साथ ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और RS नोमेनक्लेचर को भी समझा सकता है। तो यहां पर हम देखेंगे वेज डैश प्रोजेक्शन को हम लोग फिशर प्रोजेक्शन में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। अगला जो आता है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, जो कि आखिरी है। फिशर प्रक्षेपण यानी फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला त्रिविम रसायन यानी स्टोइकोकेमिस्ट्री में 3D अणु, खासकर शुगर और एमिनो एसिड्स की सीधी श्रृंखला संरचनाओं को 2D रूप में दर्शाने के काम में आता है। मतलब 3D स्ट्रक्चर को 2D स्ट्रक्चर में क्या करता हो, कन्वर्ट करने का काम करता है, जिसमें किरेल कार्बन पर जुड़े हुए समूह जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोक्सी ग्रुप को दर्शाया जाता है, जहां पर वर्टिकल लाइंस यानी ऊर्ध्वाधर रेखाएं और पीछे की ओर और क्षैतिज रेखाएं आगे की ओर होती है, जिससे त्रिविम रसायन जानकारी जैसे DL विन्यास को आसानी से समझा। द ग्रुप एग्जांपल H और OH अटैच टू द किरल कार्बन आर शो विद द वर्टिकल लाइन पॉइंटेड बैकवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल लाइन पॉइंट फॉरवर्ड्स, अलाउइंग फॉर द इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टीरियोकेमिकल्स इंफॉर्मेशन सच एज द DL कॉन्फ़िगरेशंस। अब यहां पर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। इस फार्मूले को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना। तो यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं, यहां पर एक क्रॉस के रूप में होता है, संरचना का रूप में यह क्रॉस के रूप में होता है, जहां केंद्र कायरल कार्बन होता है। आगे देखें, वर्टिकल लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, अणुओं के पीछे कागज के तल से दूर इंगित होती है। तो दिस पॉइंट ऑफ द बैक ऑफ द मॉलिक्यूल्स अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर एंड डिस्टेंस ग्रुप। उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन, ये अणु के सामने कागज के तल से बाहर दर्शक की ओर आती हुई इंगित करती है, यानी दिस पॉइंट टू द फ्रंट ऑफ द मॉलिक्यूल आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर फेसिंग टूवर्ड द व्यूअर्स। बात करते हैं यहां पर शीर्ष समूह की यानी हेड ग्रुप की। आमतौर पर एल्डिहाइड या कीटोन समूह शीर्ष पर होते हैं, जो सबसे ऑक्सीकृत कार्बन होता है। जैसे हम यहां देखेंगे, ये जो होते हैं ग्लूकोज और ग्लूकोज देखेंगे तो CO ग्रुप जो होता है सबसे फ्रंट पर यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। उपयोग, ये शर्कराओं जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और एमिनो एसिड्स में कई कायरल केंद्रों को दर्शाने के लिए उपयोग की जाती है, जिससे विभिन्न 3D स्ट्रक्चर्स आपको मिल सके और स्टीरियोकेमिस्ट्री के द्वारा भी इसको समझा सकें। ये इन आइसोमर्स को अलग अलग करने के काम में भी आती है। एग्जाम्पल की बात करें, ग्लिसरॉल्डिहाइड, इसके D और L रूपों को फिशर प्रक्षेपण के द्वारा आसानी से समझाया जा सकता है, जहां D रूप सबसे निचले कायरल कार्बन पर OH समूह दाईं ओर होता है और L रूप में वही बाईं ओर चला जाता है। शुगर्स की बात करें तो ग्लूकोज, राइबोज जैसी शर्कराओं की संरचनाओं को फिशर प्रक्षेपण से आसानी से दिखाया जा सकता है या समझा जा सकता है, जहां OH समूह की स्थिति उनके प्रकार यानी D और L को पता लगाने के काम में आती है। बात करते हैं फिशर प्रोजेक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है। यह जटिल यानी 3D अणुओं को सिंपल 2D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के काम में आता है। यह विभिन्न 3D यानी त्रिविम समायों के बीच में अंतर को स्पष्ट करता है। यह विशेष रूप से जैव रासायनिक यानी कि बायोकेमिस्ट्री में
कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड्स के अध्ययन के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। तो विद्यार्थियों, ये हमने यहां पर 4 प्रकार के अलग अलग प्रोजेक्शन पढ़े। आखिरी वीडियो लेक्चर जो हमारा आएगा उसमें हम पढ़ेंगे कंफर्मेशन ऑफ इथेन, ब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन। इथेन, ब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन में सरूपण किस प्रकार से होता है। तो जो अगला हमारा वीडियो लेक्चर होगा, लास्ट वीडियो लेक्चर होगा, उसमें हम इस पूरे कंप्लीट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। विद्यार्थियों, आई होप अभी तक हमने 4 प्रकार के यहां पर प्रोजेक्शन पढ़े, 4 प्रकार पर प्रक्षेपण सूत्र पढ़े। इन चारों को आपने अच्छे से समझा होगा, वीडियो को देखा होगा। वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और अंत में चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और हम आपके साथ इसी प्रकार से बने रहें। तो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो लेक्चर के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।